प्यारे बच्चों, नीव और एससीईआरटी गुरुग्राम के फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस का धातु एवं अधातु का पार्ट 2 जो है वो ऑनलाइन क्लास में करने वाले हैं। मैं अर्चना अरोड़ा, पीजीटी केमिस्ट्री जी ट्रिपल स्नातकपुर गुरुग्राम से आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको पिछली क्लास में पढ़ा हुए जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आ गए होंगे और आपने जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए थे वो कर लिए होंगे। तो आज की ऑनलाइन क्लास में क्या क्या हम पढ़ने वाले, आगे बढ़ते हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो होगा रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम पढ़ने वाले इस ऑनलाइन क्लास में। और उस रासायनिक गुणधर्म में हम क्या पढ़ने वाले, ऑक्सीजन के साथ धातुओं की अभिक्रिया के बारे में, साथ में जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे, अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे, धातुओं की सक्रियता के बारे में भी हम इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों का निर्माण और गुणधर्म। तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में जो पहली हम एक्टिविटी शो करने वाले हैं वो देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक धातु दिखाई दे रही है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल सही समझा है। ये है सोडियम धातु, जिसको नाइफ से कट कर सकते हैं। ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जब उसे पानी में डाला तो वो किस तरह से ज्वलनशील हो जाती है, किस तरह से आग पकड़ती, देख रहे हैं आप। यस, कितना इंटरेस्टिंग है ना, ये कितना ही रुचिकर माध्यम से आपको दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे देखते हैं, बर्नर के ऊपर एक धातु बर्न की जा रही है, दहन किया जा रहा है, वो है मैग्नीशियम धातु। और वो मैग्नीशियम धातु किस तरह से बर्न होने के बाद पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है, ये सब प्यारे बच्चों क्यों दिखाया जा रहा है आपको, क्योंकि ये जो है ये एक रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। प्यारे बच्चों, हम इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कौन सी धातु किसके साथ किस तरह से अभिक्रिया करती है। चलिए पहली रासायनिक गुणधर्म पर हम पहुंचते हैं। धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन गिव्स जो है वो धातु ऑक्साइड देती है। इसके बारे में जरा एक बार जान लेते हैं। हमारे पास वॉच ग्लास है, टोंग है, टोंग से हम धातु को पकड़ के बर्नर में लेके जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सोडियम धातु देखी किस तरह से बर्न हुई। उसके बाद हमने कॉपर देखा, आप देखेंगे कि आग में काला होता जा रहा है, बर्न नहीं हुआ उस तरीके से जिस तरह से सोडियम बर्न हुई। इसके बाद हम देखेंगे मैग्नीशियम धातु किस तरह से उसने ज्वाला पकड़ी और श्वेत कलर का एक बहुत अच्छा प्रकाश पैदा किया। और जब वो बर्न होने के बाद ऐश में उसका जो पाउडर निकल के आया सामने, उसने एक व्हाइट कलर का, श्वेत रंग का ऐश क्रिएट कर दिया। इसके बाद हम बात करेंगे सोना धातु की। सोना धातु जब आग में गया तो उसने कुछ भी नहीं किया। और इसके बाद जब लोहा गया तो लोहा जो है वो भी आग पकड़ने लगा। तो आपने देखा कि कुछ धातुएं बहुत जल्दी आग पकड़ लेती, जैसे कि सोडियम। कुछ धातुएं बर्न करने के बाद भी आग नहीं पकड़ती, जबकि वो रंग अपना परिवर्तित कर लेती हैं, जैसे कि कॉपर। कुछ धातुएं बहुत अच्छे से ज्वाला उत्पन्न करती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, यहाँ तक कि वो उसे पाउडर में भी कन्वर्ट कर देती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें सोना की, तो वो बिल्कुल भी आग नहीं पकड़ता, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। और इसके बाद अगर बात की जाए लोहे के बुरादे की, तो लोहे का बुरादा कुछ हद तक आग पकड़ लेता है। तो इस तरह से हमने देखा कि धातु जो है वो ऑक्सीजन में अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, परंतु सभी धातुएं एक समान तरीके से अभिक्रियाएं नहीं करती हैं।
तो देख लेते हैं धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाएं करने के बाद क्या क्या बनाती है। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है CuO, और ये कॉपर सेकंड वाला ऑक्साइड होता है जिसका पहले जो संयोजकता है वो 2 होती है। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO बनाता है। तो इस तरह से धातु जो है अभिक्रियाएं करती है ऑक्सीजन के साथ, पर दूसरी धातुएं एक समान तरीके से अभिक्रिया नहीं करती है, और ये सब हमारी अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करता है, जिसको हम आगे सक्रियता श्रेणी में भी पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं हम अगली केमिकल रिएक्शन की। जल के साथ धातु की अभिक्रिया की बात करेंगे। स्क्रीन पर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, एक आदमी है जिसके हाथ में बहुत सारा कुछ डिब्बे में है, और वो जब उसको पानी में, तालाब में, नदी में फेंकता है तो किस तरह से वो अभिक्रिया करता है, और ये अभिक्रिया तो सोनामी रूप ले रही है प्यारे बच्चों, सोनामी रूप, किस तरह से आग पकड़ी है। और ये कोई चीज सामान्य नहीं है, ये एक धातु है जो कि सोडियम धातु है, और ये आपको दिखाना चाह रहे हैं हम इस क्रियाकलाप के माध्यम से कि सोडियम धातु आग किस तरीके से जल में पकड़ती है। अब हम बात करेंगे दोबारा से एक क्रियाकलाप की। तो आप देखिए, हमने टोंग के माध्यम से बारी बारी से धातुओं को पानी में डाला। सोडियम को जब हमने पानी में डाला तो सोडियम ने फटाफट आग पकड़ ली और वो आग के ऊपर तैरने लग गया है। देखिए धातु सोडियम कितने अच्छे से आग पकड़ता है। उसके बाद कॉपर को डाला, सॉरी कैल्शियम को डाला, कैल्शियम ने भी आग पकड़ी, परंतु कैल्शियम ने आग तो पकड़ी पर उतनी प्रबलता से आग नहीं पकड़ी, और वो नीचे बैठ गया है और ऊष्मा प्रदान कर रहा है। इसके बाद बात अगर हम करें एक और धातु की, तो उसे हमने ठंडे पानी में जब हमने डाला तो उसने आग या कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, परंतु जब उसी धातु को हमने गर्म पानी में डाला तो उसने थोड़ी सी ऊष्मा प्रदान की और आग पकड़ी है। आप देख रहे हैं ये चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये धातु है बच्चों और कोई नहीं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ठंडे पानी में अभिक्रिया नहीं कर रहा, जबकि गर्म पानी में वो अभिक्रिया करता है। अब हम बात करेंगे अगली धातु की, और अगली धातु देखिए हम लेने वाले एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब पानी में जाता है, ठंडे पानी में, तो वो कोई अभिक्रिया नहीं देता, बिल्कुल मैग्नीशियम की तरह ही, परंतु जब वो उसको हम गर्म पानी में डालते हैं तो वह देखते हैं क्या करता है। अरे इसने तो गर्म पानी में भी कोई खास अभिक्रिया नहीं दी, तो चलो इसे भाप से अभिक्रिया कराते हैं, और भाप से अभिक्रिया करने के बाद ये एक परिवर्तन क्रिएट करता है और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। अब इसके बाद सोने की बात करें अगर हम, तो सोना जो है वो ना ठंडे पानी में अभिक्रिया देगा, ना ही वो गर्म पानी में अभिक्रिया देगा, और ना ही वो भाप में अभिक्रिया देगा। तो इस तरह से इस अभिक्रिया के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि जो सोडियम धातु है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, और वो जल में जाने के बाद तुरंत आग पकड़ लेता है ठंडे पानी में भी। परंतु अगर हम आगे देखें तो हमने आगे देखा कि कैल्शियम धातु जो है वो आग तो पकड़ता है, परंतु उतनी अभिक्रिया से आग नहीं पकड़ता, उतनी प्रबलता से आग नहीं पकड़ता जितना कि सोडियम धातु पकड़ता है। तो कैल्शियम जो है वो सोडियम के मुकाबले में कम अभिक्रियाशील है। इस तरह से हम अपनी सक्रियता श्रेणी को खुद भी बना सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले क्या आया हमारा, सोडियम आया, और सोडियम के बाद आया हमारा कैल्शियम। अब अगर हम बात करें आगे
अगली धातु की मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम ने ठंडे पानी में आग नहीं पकड़ी पर गर्म पानी में पकड़ी, तो मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम से भी कम अभिक्रियाशील रहा। और इसके बाद हमने देखा था कि एल्यूमिनियम ने जो है वो आग पकड़ी थी, परंतु उसने भाप के साथ अभिक्रिया की थी। तो इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नी सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के मुकाबले में कम अभिक्रियाशील है। और सोना बिल्कुल भी अभिक्रियाशील नहीं है, क्योंकि सोना ना ठंडे पानी में, ना गर्म पानी में और ना ही भाप में आग पकड़ पाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पिछले क्रियाकलाप में देखा बच्चों कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस साथ में बनाती है। धातु ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से हम बता रहे हैं आपको कि पोटेशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है और साथ में ऊष्मा प्रदान करता है। इसी की कड़ी में हम आपको आगे बताएंगे कि कुछ धातुएं जो है, जैसे कि हमने क्रियाकलाप में देखा, कुछ धातुएं शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोक्साइड बनाती है। जैसे कि सोडियम, सोडियम जो है वो शीतल जल के साथ ही अभिक्रिया कर लेता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा प्रदान करता है। परंतु कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, जैसे कि मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, गर्म जल के साथ, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। परंतु कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना ही शीतल जल के साथ, वो भाप के साथ अभिक्रिया करती है, जैसे कि एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। और कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जैसे कि सोना, जो कि भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगली रासायनिक जो अभिक्रिया है, ये गुणधर्म है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे हम। चलिए एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। हम एक एक करके धातुओं को अम्ल में डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। देखिए ये पहली धातु जब हमने अम्ल में डाली तो इसने अभिक्रिया बहुत अच्छी दी, और देखिए कितने प्यारे बुलबुले हाइड्रोजन गैस के बन के आ रहे हैं। धातु का लवण तो साथ साथ बनेगा ही, हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। और वो धातु कौन सी हो सकती है? सोडियम हो सकती है। अब देखिए अगर आप, तो ये मैग्नीशियम भी अच्छी अभिक्रिया दे रहा है। इसके बाद अगर हम आगे डालें सोना, तो इसने कोई खास अभिक्रिया नहीं दी है। उसके बाद हमने अगली अभिक्रिया डाली, अभी अगली चीज डाली, तो उसने भी खास अभिक्रिया नहीं दी है। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कोयला डालने पर भी कोई खास अभिक्रिया नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने इस क्रियाकलाप में देखा कि कुछ धातुएं अम्ल के साथ बहुत अच्छी अभिक्रियाएं देती हैं, जैसे कि आप देख ही चुके हैं, जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ बहुत बढ़िया अभिक्रिया देती हैं। परंतु कुछ धातुएं जो हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं देती हैं, और अधातुएं बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं देती हैं। एल्यूमिनियम जब हमने डाला तो उसने अच्छी अभिक्रिया दी, पर उसके बाद कोई भी अगर हम जिंक या कोई और धातु डालते हैं तो अभिक्रिया कुछ खास नहीं दिखाई देगी। तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मेटल विद एसिड्स गिव्स मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। धातु अम्ल के साथ धातु के लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया भी कहलाती है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का, कि जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जुड़ता है तो वह हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन करता है। आप देख रहे हैं, जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गया तो उसने अपना H2 छोड़ दिया और जिंक को रिप्लेस कर दिया है। देखिए जिंक जो है, H2 की जगह किसने ले ली? जिंक ने ले ली, और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल गई। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसी रासायनिक गुण को। तो देखिए मैग्नीशियम जब
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। आयरन जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन सल्फेट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। कुछ अम्ल कुछ धातुएं तो अणु अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग नहीं भी हो अम्ल तब भी अभिक्रिया कर लेती हैं। कुछ धातुएं जो ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होती उनके लिए शांत अम्लों की जरूरत पड़ती है। आपके सामने एक कंटेनर में 5 रुपए का सिक्का और उस पर एक लिक्विड तरल पदार्थ डाला जा रहा है और आप अब इसके परिवर्तन देखिएगा किस तरीके से ये परिवर्तित होगा। आप देखेंगे आपके सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो अपना रंग छोड़ता जा रहा है। सिक्का सिक्का जो है वो जिस मिश्र धातु से या धातु से बनता है वो अपना रंग छोड़ता जा रहा है। उसके अंदर हमने एक रिएजेंट डाला है, एक केमिकल डाला है, एक रसायन डाला है जो कि उस सिक्के तक को गला देता है। आपने ऐसी अभिक्रिया कभी नहीं देखी होगी कि वो सिक्के को गला रहा है और उसका रंग छोड़ता जा रहा है। प्यारे बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? ये है एक्वारीजिया। ये एक्वारीजिया 3/1 के अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र H2NO3 का ताजा मिश्रण होता है जो कि गोल्ड को भी गला सकता है। एक्वारीजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक भी है। आप देखेंगे कि किस तरह से ये एक्वारीजिया बनता है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर 3 भाग हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl के लिए, सांद्र HCl के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, और उसमें एक भाग हमने डाला सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का और उसको दोनों को हिला दिया। ये जब आपने इसके अंदर एल्यूमिनियम धातु डाली तो देखिए वो कैसे एल्यूमिनियम धातु गल के बाहर निकलेगी। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है एक्वारीजिया कि ये सोने तक को गला सकता है। वो सोना जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता पर इसके साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एक एक्वारीजिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ध्यान रखनी है। प्यारे बच्चों अब एक और अभिक्रिया हम देखते हैं। हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली है, परखनली ली है और दोनों में कॉपर सल्फेट डाल दिया है। एक एक परखनली में हमने को अलग करके हमने उसमें कील डाल दिया। 2 कील लिए, एक कील हमने उस परखनली में डाला और देखा कि परखनली में जो लिक्विड था कॉपर सल्फेट था उसका रंग बिल्कुल अलग हो गया, वो हरा हो गया है और कील का रंग भी अलग हो गया है। आप देखिए कील दोनों सामने आपके और कील का रंग भी अलग हो गया है। इसे क्या कहेंगे? इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों, और ये लवण विलयनों के साथ धातु की अभिक्रिया भी कहते हैं। किस तरह से एक धातु ने दूसरी धातु को विस्थापित कर दिया है। जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को किस तरह से अब उसके लवण से विस्थापित कर देती है, इसको हम लवण विलयनों के साथ धातु की अभिक्रिया जैसी रासायनिक गुणधर्म के अंदर पढ़ते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर ये चीज दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे सक्रियता श्रेणी की। आपने इतनी सारी रासायनिक गुणधर्मों के माध्यम से पढ़ा कि किस तरह से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी हैं। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो है वो काफी हद तक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। जिंक, आयरन, लेड ये कम अभिक्रियाशील हैं और जो हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड है ये बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। और ये जो अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी है इसमें जो धातुएं अरेंज्ड हैं वो घटते क्रम में, अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में है। जो सबसे ऊपर वाली धातु है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है और जो सबसे नीचे वाली धातु है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो इसे कहते हैं वो सक्रियता श्रेणी। आगे हम बात करेंगे और थोड़ा सा सोच विचार करेंगे कि जब जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातु के साथ गर्म किया जाएगा तो कौन सी चीज क्या
अभिक्रिया देगी। इसके बारे में आपने कौन सी विस्थापन अभिक्रिया जिस तरह से अभी पढ़ी, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इस पर हम विचार करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाया गया है, ये आपको सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपको ये दिखाना जा रहा है कि किस तरह से कौन सा तत्व जो है वो किस ऑक्साइड के को डिस्प्लेस करेगा, विस्थापित करेगा और कौन सा नहीं। देखिए, जो मोर रिएक्टिव या ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो कम अभिक्रियाशील धातुओं को जो है विस्थापित कर सकती हैं। तो अगर हम जिंक ऑक्साइड के केस में देखें तो जिंक ऑक्साइड के केस में जिंक के साथ अभिक्रिया करने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता, परंतु मैग्नीशियम जो कि ज़्यादा अभिक्रियाशील है जिंक के मुकाबले में, तो वो मैग्नीशियम जो है वो जिंक ऑक्साइड को विस्थापित करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगी और जिंक अलग हो जाएगा। परंतु कॉपर क्योंकि कम अभिक्रियाशील है, वो इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं देगा। अगर हम दूसरे केस में देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर सभी जो है कोई भी धातु जो है वो अभिक्रिया नहीं दे पाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम वैसे नहीं देगा और जिंक और कॉपर कम अभिक्रियाशील हैं जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को विस्थापित नहीं कर पाएंगी और अभिक्रिया नहीं देंगी। कॉपर ऑक्साइड के केस में देखते हैं तो कॉपर ऑक्साइड के केस में जिंक क्योंकि मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो जिंक के जो है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना देगा और कॉपर को अलग कर देगा। मैग्नीशियम जो है वो भी कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर अलग कर देगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, परंतु कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है, तो वो जो है कोई अभिक्रिया नहीं देगा। तो इस तरीके से सक्रियता श्रेणी के माध्यम से आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस अगर टेबलाइज फॉर्म में आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, सिर्फ एक बार समझने की देर है और ये कुछ सेकंड्स में आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम आयनिक यौगिकों का निर्माण। जब भी कोई धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो वो आयनिक यौगिक बनाते हैं, आयनिक जिसमें जिसे आयनिक आबंध से बनते हैं। जो जैसे सोडियम है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 281 होता है, 2 8 और 1। इसकी जो बाह्यतम कोश है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे अगर हमें स्थिर अनुपात देना है या स्थिर हमें विन्यास देना है तो हमें उस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। और क्योंकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 8 7 होते हैं, मतलब कि बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, क्षमता रखता है। तो सोडियम बहुत ही आसानी से अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करवा देगा क्लोरीन में और इन दोनों के बीच में एक मित्रता बन जाएगी। एक धातु और अधातु के बीच में किस तरह से मित्रता बन जाती है, इसी को हम कहते हैं आयनिक आबंध। देखिए किस तरीके से सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसी तरह से क्लोरीन का भी होता है। किस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट में क्लोरीन में कूद के जा रहा है और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा कर रहा है और इसको सोडियम को धनात्मक आयन में और फ्लोरीन को ऋणात्मक आयन में परिवर्तित कर रहा है और ये दोनों आयन मिलकर के, धनात्मक और ऋणात्मक आयन मिलकर के क्या बना रहे हैं, आयनिक आबंध बना रहे हैं। आइए देखते हैं इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं क्योंकि ये आयन से मिलके बनते हैं, अपोजिट चार्जेस से मिलके बनते हैं, इसलिए ये ठोस भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। इसी वजह से, कठोरता की वजह से ही इनका उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। ये सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक ऊष्मा के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि ये आयन से बनते हैं और आयन किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉनों के एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की वजह से। तो आइए बच्चों, इस क्लास में हमने जो जो पढ़ा उसके माध्यम से हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार सारांश में पढ़ लेते हैं। धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो सॉरी, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी बनाता है और धातु हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो धातु के लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु बी का लवण विलयन धातु ए के साथ अभिक्रिया करके, अगर वो धातु ए ज्यादा अभिक्रियाशील है तो वो फटाफट धातु ए का लवण विलयन बना देती है, धातु बी को
विस्थापित कर देती है। तो ये हमारे इस ऑनलाइन क्लास का कुछ समरी पॉइंट्स थे। अब आप इस क्लास के माध्यम से क्या-क्या क्वेश्चंस कर पाएंगे देख लेते हैं एक बार। पेज नंबर 62 पर 62 पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोग इस माध्यम से कर पाएंगे। साथ ही आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी दे पाएंगे, जो कि प्रश्न 1 है। इसी के साथ प्रश्न 2 आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 3 आपकी स्क्रीन पर। तो मैं आशा करती हूँ आज की आपके ऑनलाइन क्लास में जो भी पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा और आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।